चलो तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसका बेसिक हमने पढ़ लिया था, टर्मिनोलॉजी इसके आगे अपन बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है और उसके अंदर जो सेल का कंस्ट्रक्शन था वहां तक अपन चले थे, गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। वहां पे लास्ट में एक टर्म आया था साल्ट ब्रिज, है ना। साल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो हम भली बात ही जानते हैं कि साल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब थी जो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रही थी, दो हाफ सेल से मिलकर के एक फुल सेल बना था, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक जेल होता है, और जेल किसका बना है, पेस्ट ऑफ अगर अगर, ठीक है। अगर अगर एक एल्गी है, उसका बना हुआ एक पेस्ट है जो उस यू ट्यूब की जो ट्यूब है, यू शेप की जो ट्यूब है उसके अंदर भरा जाता है। परमिटेड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, परमिट करना है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए केसीएल। इनर्ट का मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इनर्ट क्या है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अपन ने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उसमें 18 ग्रुप वाले वो सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, इनर्ट एलिमेंट है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। इट कनेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स इंटरनली और कनेक्ट टू सॉल्यूशन एंड कंप्लीट द सर्किट। वो क्या करता है, दो सॉल्यूशनों को कनेक्ट करता है, या दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, या आप बोल सकते हो दो इलेक्ट्रोड को इंटरनली अंदर से कनेक्ट करके रखता है। अ सिंपल टिश्यू पेपर कैन आल्सो बी यूज्ड एज साल्ट पेपर। आपका एक सिंपल टिश्यू पेपर भी क्या बन सकता है, साल्ट ब्रिज बन सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फॉर दिस अ टिश्यू पेपर इज सॉक्ड इन एन एक्सट्रीमली कंसंट्रेट केसीएल सॉल्यूशन। ये जो केसीएल सॉल्यूशन है उससे उसको क्या कर देना है, पूरी तरह से भिगोना है, उसको सोखेगा वो कौन, टिश्यू पेपर, और उसको बाद में उसको क्या करना है, ड्राई करना है। और एक बार सोख लेगा उसको बाद उसको क्या करना है, ड्राई। अब जो ड्राई हो चुका उसको उस दोनों सॉल्यूशनों के बीच में रख दो। कौन से, दोनों हाफ सेल वाले जो सॉल्यूशन है उसके बीच में उसको रख दो, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, द ड्राई टिश्यू पेपर कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू सॉल्यूशन एंड इट वर्क एज ए साल्ट ब्रिज। वो भी उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा आपका इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब कर रही है, ठीक है। वही साल्ट ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज का एक कॉमन आइडिया दिया, यहाँ पे आप आसानी से साल्ट ब्रिज का फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो हाफ सेल है, दो हाफ सेल को ये इंटरनली कनेक्ट करता हुआ एक साल्ट ब्रिज है। ये आपको इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है, ये एक मेटेलिक वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम जब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉमनली यूज में आता है। जिंक का जिंक सल्फेट के साथ में सॉल्यूशन, कॉपर का कॉपर सल्फेट। ये गैल्वेनिक सेल का भी एग्जांपल है, और गैल्वेनिक सेल किसमें आ जाएगा, आपका केमिकल सेल के अंदर आता है। एक होता है लाइटिक सेल और एक होता है केमिकल सेल। केमिकल सेल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और लाइटिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दिया, इसके बीच में अगर आप बल्ब लगा दिया तो आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन दोनों केमिकल के कारण से मिले। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है वो हमने स्टार्ट में इनिशियली देख लिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। वो चीज अभी हम साल्ट ब्रिज पे चर्चा कर रहे हैं। हमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर साल्ट ब्रिज, ठीक है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन द एनोड। मैंने बोला एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसका प्लस माइनस आपको याद नहीं रखना है, प्लस माइनस डिपेंड ऑन कंडीशन होता है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ये बात हमेशा पक्की है, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा ये बात पक्की है। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn+2 and which dissolve in the solution। जिंक जो मेटल के ऊपर है या प्लेट के ऊपर है वहां से कहां जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, आयन बनाते हुए Zn+2 का आयन बनाएगा। इनिशियली दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन। हम जानते हैं कि जब अगर वो पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो वो कहां जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में प्लेट है, और प्लेट से Zn+2 कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, आ रहा है, प्लेट में से मेल्ट होकर के सॉल्यूशन में आ रहा है। तो अब थोड़ी देर बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ हो जाएगी, किसकी, Zn+2 की। और हमारे पास में जो पहले से सॉल्यूशन में था वो कौन था, Zn+2 था प्लस SO4-2 था, क्योंकि एक साल्ट का सॉल्यूशन था। तो अब देखो SO4-2 की संख्या वो क्या हो गई, कम हो गई, और +2 की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। Zn+2 एक तो पहले को साल्ट में था, और दूसरा मेटल की सरफेस से भी मेल्ट होकर आया, तो इस जो सॉल्यूशन है उसमें Zn+2 काफी संख्या में हो गए, और उसके अनुपात में SA4-2 नहीं है, अवेलेबल नहीं है।
तो अब क्या होगा कि अब ये जो Zn+2 है वो ये इसके चारों तरफ इसका घेराबंदी कर देंगे और बोलेंगे भाई तू ज्यादा प्रोड्यूस मत कर। एक तरह से क्या हो गया, तू निकालेगा तो अंदर तो जगह ही नहीं, कोई हमको हमारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जितने थे SO4-2 वो पहले के साथ में ही सेटलमेंट है। अब ये आकर के यहाँ पे पूरा घेराबंदी, बोले इन्होंने सारा जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इस इलेक्ट्रोड को पूरी तरह से घेर लिया। अब बोले हम तो खाली बैठे हुए हैं, तू क्यों प्रोड्यूस कर, अब तू प्रोड्यूस करना बंद कर दे। तो ये क्या करेगा, आपका इसको रोकेगा, इसको प्रोड्यूस करने से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में एक बाल्टी है और यहाँ नल से पानी आ रहा है और नल के अंदर क्या सेंसर लगा हुआ है, अगर बाल्टी भर गई तो ये नल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो वही सिचुएशन है कि यहाँ पर ये Zn+2 बहुत ज्यादा हो गया, बाल्टी भर गई है तो ये सेंसर बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे तो प्रोसीजर पूरा सेल स्टॉप हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेंसर को तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां से कोई छेद कर दो इसमें से, तो ये पानी बाहर निकलता रहे और ये बाल्टी हमेशा खाली खाली रहे, तो ये पानी रेगुलरली चलता रहे। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से हमें इस Zn+2 का भी कोई बंदोबस्त ऐसा करना पड़े कि ये Zn+2 आगे कंज्यूम होता रहे और हमारे यहाँ से नया Zn+2 निकलता रहे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रेगुलरली निकलते रहे। और रेगुलरली इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे तो आपका जो सेल है वो रेगुलरली चलता रहेगा, कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। तो वो जो फंक्शन करेगा, उस रेगुलरिटी को मेंटेन करने का काम वो कौन करेगा, साल्ट ब्रिज करेगा। समझ में आ रही बात? तो यही चीज हमको यहाँ पे करनी है। अब SO4-2 की संख्या अपने पास कम है, तो हम जो ये इन्वर्टेड यू शेप ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या भर रहे हैं, एनायन भर रहे हैं, नेगेटिव आयन भर रहे हैं। वो नेगेटिव आयन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? Initially, these increase the concentration of Zn+2 ion in the solution, while the sulfate ion concentration remain the same. sulfate ion तो जितने थे उतने ही है और Zn+2 बढ़ गए। The imbalance in the charge का क्या हो गया, imbalance हुआ, known as zeta potential। ये क्या कहलाता है, zeta potential कहलाता है। Zn+2 का बहुत ज्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है, zeta potential। और zeta potential क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से रोकेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होने देगा। पुश बैक सम ऑफ द Zn+2 आयंस एज ए Zn। अब ये Zn+2 को वापस कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Zn में, मतलब उसकी सरफेस पे वापस जाकर के रिड्यूस हो जाओ, ऐसा ये कर रहा है कौन, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, और जीटा पोटेंशियल किसके कारण से डेवलप हुआ है, Zn+ की संख्या बढ़ने के कारण से। Hence an equilibrium is established between Zn and Zn+2 ions, stopping any further formation of electrons। अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, Zn+2 बना रहा है, लेकिन वापिस से रिवर्स में भी जा रही है, प्रोसीजर बन रहा है। Zn+2 बना रहा है क्योंकि एक कॉमन फिनोमिना है, क्योंकि Zn ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में और कहा जाता है सॉल्यूशन के। लेकिन अब Zn+2 Zn बना रहा है, वापिस रिवर्स जा रहा है, उसका कारण क्या है, Zn+2 की संख्या ज्यादा हो गई है, जीटा पोटेंशियल डेवलप हो गया, और जीटा पोटेंशियल ये फिनोमिना करा रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, आधा इधर बन रहा है, आधा इधर बन रहा है, क्योंकि अंदर जो सॉल्यूशन के वो तो पूरी तरह से साल्ट बैलेंस में है, तो ये अवेलेबल है नहीं, तो ये इनको यही मैकेनिज्म करना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बता रहा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, फॉर द वर्किंग ऑफ द सेल को वर्किंग करने के लिए दिस इक्विलिब्रियम नीड्स टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसको डेवलप करने के लिए शिफ्ट काम होना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन जीटा पोटेंशियल इसको क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर फॉरवर्ड में होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, प्रोड्यूस होते रहेंगे। But as the concentration of Zn+2 ion increases, the equilibrium will shift in the backward direction। पहले तो स्टार्टिंग जब की थी तो मेटल से सॉल्यूशन में आ रहे थे, बराबर था, लेकिन जैसे ही जीटा पोटेंशियल बना, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया। अब ये चाहता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन वाला नहीं हो, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता तो सेल बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम वी हैव टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। आप या तो ऐसी व्यवस्था करो कि Zn+2 जो निकल रहा है उसके लिए कोई अवेलेबल कराओ, उसको बॉन्ड बनाने के लिए किसी ने, तो आपको कोई एनायन देना पड़ेगा।
ठीक है, हैव टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज बाय एडिंग नेगेटिव आयंस, ठीक है। कॉपर आयन इन देयर सॉल्यूशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द Zn ऑक्सीडेशन। अब उसी समय पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो किधर जा रहे थे, पास वाले हाफ इलेक्ट्रॉन कौन सा था, वो कॉपर का, कॉपर सल्फेट के साथ था, ठीक है। तो वो भी अपन देख लेते हैं कि हमारे यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले कैसे निकले थे, जिंक गया था Zn+2 में गया था और ये इलेक्ट्रॉन इसकी साइड पे छोड़े थे और ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे, कॉपर के पास जा रहे थे। और कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर+2 सॉल्यूशन से था, वो कहां जा रहा था, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। अब देखो कॉपर आयंस इन देयर सॉल्यूशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द Zn ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कॉपर एटम्स दैट गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। These reduce the concentration of copper cations in the solution while retaining the sulfate anion concentration। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कॉपर+2 को तो वो कैच कर रहा है, लेकिन किसकी मात्रा बढ़ गई, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर+2 तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, लेकिन आपका जो एनायन है, सल्फेट है, उसकी कंसेंट्रेशन तो एज इट इज है। पहले दोनों का बैलेंस था, किसका, 50 कॉपर थे तो 50 क्या था, सल्फेट थे। अब यहां से कॉपर तो इसने ले लिए तो किसकी संख्या बढ़ गई, सल्फेट की संख्या बढ़ गई। तो यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, कैटायन देना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो क्या है आपका SO4-2 बड़ा है और इधर SO4-2 क्या है, घटा है। घटा क्यों है, क्योंकि Zn+2 बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है, पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया है, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो सीधे सी बात है नेगेटिव कम हो जाएगा। और नेगेटिव कौन है, SO4-2, और इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव जाके डिपॉजिट हो रहा है, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव डिपॉजिट, तो एक जो कैटायन है वो तो सॉल्यूशन से गायब हो रहा है, तो यहाँ पर एनायन बढ़ रहा है, यहाँ पर कौन बन रहा है, कैटायन बढ़ रहा है। तो दोनों जगह, एक जगह पॉजिटिव की जरूरत है, एक जगह नेगेटिव की जरूरत है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव की जरूरत है और यहाँ पर किसकी जरूरत है, नेगेटिव की, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि नेगेटिव की क्यों जरूरत है, क्योंकि +2 ज्यादा है, Zn+2 बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन ज्यादा है, माइनस ज्यादा है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऐड करना। Concentration of copper cations in the solution while retaining the sulfate anion concentration similar to the zinc solution. Increasing the negative charge in the solution stop the reduction of copper ion to an equilibrium. अब अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो चारों तरफ से इस नेगेटिव ने इसको घेर लिया है, इस तरफ से चारों तरफ नेगेटिव बढ़ जाएगा तो चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव रहेगा, तो कॉपर को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। जो बचा कुचा कॉपर है, अंदर 10 एटम भी बच गए तो वो 10 जाएंगे कैसे, वो चारों तरफ से तो नेगेटिव ने घेराबंदी कर ली। अब नेगेटिव को तुम हटाओगे या बैलेंस करोगे तो उसको भी आगे के लिए रास्ता मिलेगा। तो इसके लिए आपको इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और इधर आपको क्या डालना पड़ेगा, नेगेटिव डालना पड़ेगा। और इसको डालने के लिए हम क्या डालते हैं, इसके अंदर इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब डालते हैं, उसके अंदर हम एगर एगर का पेस्ट डालते हैं, और एगर एगर पेस्ट के साथ में हम एक ऐसा साल्ट डालते हैं जो इनर्ट होता है, जो किसी भी दोनों सॉल्वेंट में किसी के साथ में केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, केवल और केवल उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। Cl- आएगा लेकिन वो केवल न्यूट्रलाइज करेगा, किसी तरीके का उसको अंदर रिएक्शन नहीं करेगा, कोई साल्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। The establishment of these two equilibria stop the electron flow. उधर कॉपर वाले में भी यही पोलराइज हो रहा है और जिंक वाले में भी पोलराइजेशन हो रहा है। जिंक वाले में इसलिए हो रहा है कि प्लस बढ़ गए हैं और कॉपर वाले में इसलिए हो रहा है कि माइनस बढ़ गए हैं। दोनों में अंदर इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। The establishment of these two equilibria stop the electron flow through the circuit and the cell comes to a standstill, मतलब रुक जाएगा। Hence, to maintain the electron flow, there is a need for a salt bridge which can complete the circuit by providing both the positive and negative ions. In the anode half cell, there is an excess of positive charge. Though it pulls negative ions from the salt bridge. अब क्या करेगा? एनोड क्या करेगा? वहां से नेगेटिव को खींचेगा। कहां से? साल्ट ब्रिज में से, क्योंकि अंदर नेगेटिव की कमी है।
क्योंकि प्लस बढ़ गया है, एनोड पे क्या हो गया है, Zn+2 बढ़ गया है, और उसको किसकी जरूरत है, नेगेटिव, तो साल्ट ब्रिज में से नेगेटिव को खींचेगा। Thus it pulls negative ions from the salt bridge to maintain electron neutrality, and in the cathode half cell there is an excess of negative charge, therefore it pulls positive ions from the salt bridge to maintain electron neutrality। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज समझ में आ रहा है आपको? रोल ऑफ साल्ट ब्रिज, इफ इलेक्ट्रोड्स आर नॉट कनेक्टेड इंटरनली, दोनों को अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, द सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनिशियली, वो थोड़ी देर के लिए तो जनरेट होगा क्योंकि उसका फिनोमिना है, जिंक ऑक्सीडाइज होना ही होना है और कॉपर को रिड्यूस होना ही होना है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये जो केमिकल सेल है वो क्या स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए वो होगा, लेकिन इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम द इलेक्ट्रोड्स गेट पोलराइज्ड, क्योंकि चारों तरफ से पॉजिटिव बढ़ गए, उधर नेगेटिव बढ़ गए, तो वो पोलराइज हो गया। That is accumulation of positively charged ions around the electrodes takes place। अब क्या जिंक के चारों तरफ पॉजिटिव आ गए, वो तो जिंक तो न्यूट्रल था और उसके चारों तरफ क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। For the continuous generation of electrical energy, the electrons need to be internally connected, which is done by salt bridge। दोनों जो हाफ सेल है वो इंटरनली क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, और वो किसके हेल्प से हो जाएगा, साल्ट ब्रिज, और ये जो सेल है वो वर्किंग में रहेगा ऑल द टाइम। साल्ट ब्रिज के कुछ एक एग्जांपल देख रखे हैं। फ्रॉम द साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट KCl इसका बहुत बढ़िया है, इसके अंदर K+ मिलता है, माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, K+ किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड पे क्या है, SO4- ज्यादा है, उसको प्लस की जरूरत है, और एनोड को किसकी जरूरत है, माइनस की जरूरत है, तो कैटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और एनायन किधर जाएगा, टुवर्ड द एनोड, ए से एनायन एनोड की तरफ, ठीक है। एनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, और कैटायन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, and polarize some of the positively charged ions in the solution toward themselves, thus the cell keeps working and does not stops। ठीक है, if there is no salt bridge then there is no flow of electricity after some time, because there will be an excess of positively charged in the anode half cell left beaker and excess negative charge in the cathode half cell right beaker। ठीक है, राइट बीकर में वो हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए बीच में बल्ब लगा। अब इसको चूज कैसे करें, साल्ट ब्रिज को भी चूज करने के कुछ रूल्स है, अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो वो फिर क्या होगा, उसको सॉल्यूशन को क्या करा देगा, इम्बैलेंस कर देगा। ठीक है, आपको परफेक्ट सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा साल्ट ब्रिज। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, आप जैसे ही साल्ट ब्रिज को अंदर लाते हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एज द काउंटर आयन आर प्रोवाइडेड बाय साल्ट ब्रिज, काउंटर आयन प्रोवाइड करेगा साल्ट ब्रिज, और आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा, एंड द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस, द बल्ब विल लाइटन अप अगेन। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, आपका बल्ब लगातार जलता रहेगा उस साल्ट ब्रिज के। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग साल्ट ब्रिज, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, शुड कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हैविंग सेम मोबाइलिटी। अब वो जो मूव करते हैं उसकी मोबाइलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए जितना Zn+2 और SO4- वाले आयंस की मोबाइलिटी है। अगर वो 2 की स्पीड से चल रहे हैं तो अंदर KCl वाला Cl- भी कितने की स्पीड से चलना चाहिए, 2 की स्पीड, और K+ भी कितने की स्पीड से चलना चाहिए, 2 की। मतलब सारे आयंस की मोबाइलिटी सेम आनी चाहिए। कॉपर सल्फेट SO4- उसकी भी मोबाइलिटी सेम होनी चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद द आयन इन द सॉल्यूशन, वो जो आयन है वो सॉल्यूशन में किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो साल्ट या प्रेसिपिटेट नहीं बनाने चाहिए। शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर भी जाकर के कोई रिएक्शन नहीं करना, वरना इलेक्ट्रोड पे जाके वो डिपॉजिट हो गए तो हमारा जो मेन फंडामेंटल प्रोसीजर है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उनकी केवल और केवल क्या भूमिका है, संबल देना, इस प्रोसेस को संबल देना, बाकी वो मेन लीड भूमिका में नहीं है। अब गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड पे आ गए, यहाँ पे सेल साल्ट ब्रिज कंप्लीट हो गया तुम्हारा। इससे पहले मैंने तुमको रेडॉक्स रिएक्शन बताई थी, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर फिर से हाफ सेल भी बताया था तुमको, बताया था, और उसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी समझाया था। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका पूरा सेटअप भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम आते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है,
ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक कंप्लीट सेल है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन सेल भी रहेगा और रिडक्शन सेल भी रहेगा, ठीक है। एट रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड्स, एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन at the electrodes by the atoms ions is known as electrode potential. It is measured volts, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स का देखो जरा सा, ये मेटल की सरफेस है, ये इलेक्ट्रोड है, ये मैं एनोड नाम दे देता हूं उसको, और एक मेटल की सरफेस इधर है, वो भी अपने सॉल्यूशन के अंदर है, ये भी अपने सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। अब जैसे ये मेटल है, ना कि Zn है, जिंक का है, ठीक है। तो Zn जैसे ही इसमें आता है, Zn+2 में आता है, और ये पहले यहां पर कैसी था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, एक न्यूट्रल। अभी ये लोहा पड़ा हुआ था, न्यूट्रल है, ये दरवाजा है तो न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास में करंट आ गया तो ये फिर चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ Zn से Zn+2 में आया, तो देखो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे क्या हो गया, ये +2 चार्ज हो गया, 0+2 0+2 0+2 हो गया। अब यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बीकर के अंदर किसी मेटेलिक सरफेस को रखें जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करती हो, क्या कर रही हो, मतलब ऑटोमेटिकली पड़े पड़े उसके साथ में रिएक्ट कर लेती हो, तो ये बीकर या तो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। ये बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। मतलब कंडीशन क्या है, उसके अंदर रिएक्शन होनी चाहिए। अगर वो इनर्ट है तो कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन आपने बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और अंदर कुछ ऐसा रख दिया, जैसे लोहे का नया नया लोहा रखा, तो आप देखोगे 2 दिन बाद तो उसके अंदर जंग लगेगा, जंग लगेगा। तुमने पानी भर के ग्लास है या लोटा भर के पानी, उसमें नया नया कोई सिल्ली रख दो लोहे की, और 2-3 दिन बाद देखोगे तो पानी क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, वो जंग बनेगा, रस्ट बनेगा। ऐसे कैसे हम जिंक को Zn4 सॉल्यूशन में रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखोगे ये बीकर या तो गर्म हो जाएगा या फिर ये ठंडा हो जाएगा। अब ये हो क्यों रहा है, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दो चार्ज का इम्बैलेंस होना। दो चार्ज होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्या है, पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल। अब मैं ये अंदर बालों के अंदर कोई इस तरह से रगड़ता हूं और इसके पास कागज के पास लेके जाता हूं, कागज इससे चिपकता है, चिपकता है। आपको स्ट्रॉ है, उसको रगड़ करके आप किसी के पास में ले जाओगे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, पोटेंशियल बन रहा है। क्या बन रहा है, पोटेंशियल बन रहा है। तो आप पोटेंशियल को समझ गए होंगे। द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन at the electrodes by atoms ions is known as electrode potential. It is measured in volts. अब अगर आपका ये, जैसे मैंने ये पेन है, इसको रगड़ा, इसके ऊपर चार्ज आ गया, अब इसके बाद कागज के पास लगा दिया, अट्रैक्ट करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल। आपने रगड़ा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इंबैलेंस हो गया, अब ये क्या करेगा, किसी ना किसी यहाँ पॉजिटिव की तरफ व्यवहार करेगा और सामने वाले को नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल हुआ, उसी प्रकार से ये दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर भी पोटेंशियल होगा। ये हाफ सेल पोटेंशियल कहलाएगा, ये भी हाफ सेल पोटेंशियल कहलाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सच एज नेचर। उस इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम की बात करो तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो मतलब अपने आप में क्या है, सैचुरेटेड है, वो उनको जरूरत ही नहीं है, वो इनर्ट कहलाते हैं। अब हर एक इनर्ट नहीं है, आप Zn+2 देखो, कॉपर+2, सबके अपना अपना नेचर है। ठीक है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड। आयोनाइजेशन वो कितना होता है, कोई +1 देता है, कोई +2 देता है, कोई +7 देता है। एनर्जी, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर अगर आयंस की संख्या बढ़ गई तो वो किस तरह से व्यवहार करता है, क्या वो जल्दी से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है या फिर उसको टाइम लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी से बांधता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है। हाइड्रेशन एनर्जी, पानी के साथ में इसका किस तरीके का एनर्जी का बिहेवियर रहता है।
कंसीडर अ हाफ सेल ऑफ जिंक रॉड प्लेस्ड इन Zn प्लस ZnSO4 सॉल्यूशन। एक कंसीडर करो जिंक है वो ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर है, contains neutralized Zn atoms and in the solution there are Zn plus 2 है। रॉड के ऊपर क्या है? न्यूट्रल Zn है, रॉड के ऊपर कौन से हैं? न्यूट्रल, और सॉल्यूशन में क्या है? Zn plus 2 आयन है। एट द इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस के ऊपर यहां पे सॉल्यूशन में क्या है? Zn plus 2। किसके कारण से? साल्ट के एनालिसिस। साल्ट टूटेगा, साल्ट ZnSO4 था, Zn plus 2 प्लस SO4 minus 2। तो एक तो कहां है? सॉल्यूशन में पहले से पड़ा हुआ है, और दूसरा यहां से निकल के आता है, अभी निकलना शुरू नहीं किया मैंने, अभी रखा है ये डायरेक्ट स्टार्टिंग पे। तो यहां पर जो जिंक है फिलहाल ये सारे क्या न्यूट्रल है। अभी मैंने अंदर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा, हाँ जिंक दोनों, ये प्लेट है, ये केवल जिंक है, जिंक एलिमेंट है, समझ रहे हो? ये लोहा के दरवाजा, तो ये लोहा का दरवाजा आयरन का एलिमेंट है पूरा, ठीक है। उसी प्रकार से एक मैंने प्लेट रखी है, केवल जिंक है, और ये नीचे वाला क्या है? ZnSO4 का क्या है? साल्ट का सॉल्यूशन है। ZnSO4 क्या है? साल्ट है, क्योंकि जिंक और SO4 माइनस कंबाइन हो गए, जैसे Na सोडियम अलग है और NaCl अलग है। समझ? सोडियम देखा आपने, वो आग जला देता है, मैंने एक बार दिखाया था। अब NaCl क्या है? नमक है, नमक के अंदर भी है सोडियम है, लेकिन वो नजर नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं बोलूं सोडियम को NaCl के अंदर रखा है, सोडियम को NaCl, अगर सोडियम है आपका, ये सोडियम हो गया, और नीचे क्या रख दिया आपने? NaCl रख दिया, तो दोनों जगह Na हो गया। ऐसी तरह से आप ZnSO4 नीचे साल्ट है, और ये किसका है? जिंक का मेटल है, या जिंक का प्लेट है, ठीक है। एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, इन दोनों इंटरफेस पे देखो, जहां पे ये दोनों क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं, जहां पे ये दोनों क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड टू मूव इनटू द सॉल्यूशन। ये ऑटोमेटिक एक टेंडेंसी है कि ये कहां जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। कौन जाएगा? जिंक। किस फॉर्म में जाएगा? Zn plus 2 की आयनिक फॉर्म में अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे उसको, ये टेंडेंसी है नेचुरल। As an and leave the electrons behind at the electrode, और ये यहां पर जाएगा तो यहां पर क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, क्योंकि जिंक है वो Zn plus 2 ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? इस प्लेट पे रहते हैं, और इस प्लेट से होते हुए कहां जाते हैं? कॉपर के पास जाते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके उल्टी दिशा में करंट बहता है। करंट किसको बहते हैं? कहते हैं जो प्लस का डायरेक्शन होता है। प्लस जिस डायरेक्शन में, प्लस हमेशा नेगेटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो आपको पूछा जाए करंट का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, कॉपर टू जिंक, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? जिंक टू कॉपर। Leave the electron behind at the electron, making it negatively charged. At the same time, Zn plus 2 ions also have a tendency to become zinc atoms. उसी समय पे यहाँ पे Zn plus 2 भी कुछ मात्रा में आपके जिंक बन सकता है, ठीक है। अभी देखा था हमने जीटा पोटेंशियल के कारण से हो रहा था। ये देखो, ये फोटो से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये प्लेट रखी हुई है, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको अब यहाँ पे जूम करके बताया हुआ है, ठीक है। ये एटम सारे जुड़े हुए, ठीक है। इसमें से आप देखोगे कुछ एटम्स बाहर आ रहे हैं, और जो कुछ एटम्स थे सॉल्यूशन वाले अंदर जा रहे हैं, और कुछ प्लेट वाले सॉल्यूशन में आ रहे हैं, सॉल्यूशन वाले अंदर जा रहे हैं। तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये चलता ही रहता है। जिंक Zn plus 2 में बन रहा है, सॉल्यूशन वाले थोड़े उसमें चिपक रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम बन गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है, यहां से इधर जाती है, Zn plus 2 एक्वस में गया और 2 इलेक्ट्रॉन का। एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू ऑपोजिट रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड्स मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे +2 चार्ज हैं Zn plus 2, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है? SO4 minus 2 है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया? पोटेंशियल डेवलप हो रहा है प्लस माइनस के कारण से, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का सेपरेशन तो हो रहा है, प्लस और माइनस हो रहा है।
और वो डिपेंड कैसे करेगा, कॉपर में जाओगे तो वो कैथोड बन जाएगा और इधर जाओगे तो वो एनोड बन जाएगा, दोनों ऑपोजिट टाइप का पोटेंशियल बना रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF developed in a galvanic cell made with the electrode against a standard reference electrode. It is denoted by E and the unit of electrode potential is volt. समझ में आया तुमको? समझ में आया? मेरे को बताओ क्या मतलब हुआ इसका? जो पोटेंशियल को ना ये EMF से हम डिफाइन करेंगे और इसमें ना जो डेवलप होंगे गैल्वेनिक सेल बनेंगे, डेवलप होंगे जो अगेंस्ट रहेगी डिफरेंस इलेक्ट्रोड के और इसको E से डिनोट करेंगे और इसकी जो यूनिट रहेगी वो वोल्ट रहेगी। चलो, ये इसका एक सेल का EMF होता है। सेल का EMF क्या होता है? प्लस माइनस, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? सेल का EMF। EMF का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम इंडिविजुअल का देखें, जैसे मैं इसका अकेले का देखूं तो इसका भी पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को मैं क्या नाम दूंगा? हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसका भी EMF बोल सकता हूं। लेकिन ये EMF कौन सा है? हाफ सेल का EMF है। कौन सा EMF है? हाफ। पहले वाला कौन सा था? फुल सेल का। समझ में आ रही बात? अभी हाफ सेल का जो EMF है वो किस कारण से बना? तो आप देख रहे हो सरफेस के ऊपर ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर +2 चार्ज है और इधर क्या है? -2 चार्ज है, +2 -2 +2 -2। तो एक पोटेंशियल यहाँ पे भी बन रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस का बन रहा है। ये पूरा ओवरऑल इसको प्लस माना गया है और इसको पूरा ओवरऑल माइनस माना गया, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन पूरे सेल का बन रहा है। उसी तरह अगर अंदर एक के अंदर देखोगे तो एक का प्लेट और सॉल्यूशन के आयन के साथ में भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सॉल्यूशन के अंदर भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है और इस टाइप का जो बन रहा है वो हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। उसी को हम हाफ सेल EMF से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए भी अपन क्या करेंगे? वोल्ट का यूज करेंगे। इस पूरे के लिए भी वोल्ट का यूज करेंगे। अब सोचोगे सर हाफ सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें? अपन सामान्यतः फुल सेल का तो निकल जाएगा, लेकिन हाफ सेल का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस सेल का जिंक का मेरे को पोटेंशियल निकालना है कि जिंक का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? जिंक मेरा एनोड है तो यहाँ पे कैथोड में मैं दूसरा पोटेंशियल जो लगा रहा हूं, अगर वो मेरे पास क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। तो अब जो सेल का पोटेंशियल आ रहा है वो कुल मिला के किसके कारण से आ रहा है? एनोड के कारण से या जिंक वाले के कारण से आ रहा है? क्योंकि कैथोड तो आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब ये सेल का पूरा पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एनोड या जिंक रेस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये हाफ सेल ही इस हाफ सेल का पोटेंशियल ही अब कंप्लीट सेल का पोटेंशियल हो चुका है। हाफ सेल का पोटेंशियल क्या हो गया? कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। जब इसकी सहभागिता आप 0 कर देते हो आधे वाले की, तो ये पूरा पोटेंशियल इसका कहलाएगा। और इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का या हर एक हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दोनों का बता दूं तो दोनों का, इसका 2 और इसका 4, तो आप आसानी से सेल का निकाल सकते हो। सबका निकल जाएगा और एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या है? एक लिस्ट बना रखी है। इसमें कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, जिंक का कितना है, ताकि हमको क्या है बस कैलकुलेशन करो और सेल का निकल जाएगा पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, सेल का फार्मूला क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का कितना हो गया? 4, एनोड का कितना हो गया? 2। तो आपका सेल का टोटल सेल का पोटेंशियल कितना आ गया? 2 वोल्ट। समझ में आई बात? लेकिन इससे पहले आपको 2 और 4 का पता कैसे चलेगा? 2 और 4 का पता लगाने के लिए मैंने अभी मेथड बताया था
कि आप जैसे ये जिंक या एनोड है उसके रेस्पेक्टिवली आप ऐसा इलेक्ट्रोड लो जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आपको इसका मिल जाएगा। अब मेरे को कॉपर का निकालना है, तो अब मैं एनोड में कुछ ऐसा लूं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो, 0, और मैं देखूंगा कॉपर का कितना आया, तो कॉपर का 4 आ रहा है, इसका मतलब कॉपर का ईएमएफ कितना है, 4, जिंक का ईएमएफ कितना है, 2, और इस तरह से पूरी एक लिस्ट बना दूंगा सभी एलिमेंट्स की, और मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी कि मैंने जो जो भी एलिमेंट काम में लिए उसके वैल्यू पुट करूंगा और मेरे को सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है तुम्हारे अंदर, प्रश्न है तो पूछ सकते हो। अब पहली बार तुम्हारे दिमाग में गुजर रहा है तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी, ठीक है, और ये उथल पुथल शांत होने का एक ही तरीका है, 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करो, इसको बढ़िया पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। और मैं बैठा हुआ हूं, आप बार बार भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, जो जिंक वाला था, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था उसको दूसरा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्योंकि हमने देखा था कि Zn था वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ पे क्या छोड़ के गया था, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? फार्मूला क्या हो जाएगा, Zn+2 प्लस इलेक्ट्रोड, और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। वहीं पे अगर कोई और मेटल है तो मेटल सॉलिड होता है, मेटल N+ बनेगा, कोई न कोई चार्ज बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पे तो हमको पता है कि जिंक की टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन आपको दूसरे मेटल का पता नहीं है, जैसे एल्यूमिनियम 3 निकालता है, तो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। हर एक की इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, कैसे पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन कितना निकालेगा वो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि पहले नंबर वाला है तो वो 1 ही निकालता है, 2 नंबर वाला है तो 2 ही निकालेगा, और जो 70वें ग्रुप वाला है तो वो 1 लेगा ही लेगा, क्योंकि 1 लेते ही उसको क्या मिलता है, ये इनर्ट गैसेस की स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो हमको इस पीरियोडिक टेबल से आइडिया आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि इलेक्ट्रॉन कितने निकालेगा कितने नहीं। चलो उसी प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल, वहां पे रिडक्शन हो रहा है इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर +2 था, उसने इलेक्ट्रोड को लिया तो ये रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा, और जिंक वाले में प्रोडक्ट साइड में निकालेगा, क्योंकि वो निकल रहे हैं, यहाँ गेन हो रहे हैं, तो गेन होते ही आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे लूज हो रहे थे, टू रिड्यूस इज नोन एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो अब क्या है, कुछ फैक्टर्स जो है उसको अपन को स्टैंडर्ड कर देना है, मतलब उसको क्या करना है, फिक्स कर देना। जैसे प्रेशर आपको फिक्स कर देना एक बार, टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलरिटी, ठीक है, या फिर कोई भी एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन पे अपन करेंगे। तो अगर हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 1 मोल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। ये अप्लाई करने के बाद आप उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। 2 टाइप के हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता था, दोनों फाइंड आउट करते थे, अब केवल एक ही फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज डिटरमाइंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स इज यूनिटी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0। इसको क्या बोलेंगे, E0। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ है 2 इलेक्ट्रोड, इसका E0 2.3 वोल्ट है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। Zn+2 में सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 मोलरिटी की,
एंड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा। उसी तरह से कोई एक एलिमेंट है, वो ए से ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उसका E0 6 वोल्टेज आया और उसके भी कंसेंट्रेशन 1 है और टेम्परेचर और प्रेशर भी स्टैंडर्ड रखे गए, ठीक है। We can easily say that the oxidation reaction of A has a higher tendency to give up electron and the reactant get oxidized easily because the electrode potential is very high. अब A का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत हाई है ये, इसका कितना है 2.3 और इसका कितना है 6, तो ये क्या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है और ये पोटेंशियल हमको ये मेजरमेंट, ये वैल्यू हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कि ये जिंक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या ये। इससे भी अगर एक और एलिमेंट मैं तुम्हारे सामने रख दूं और उसका पोटेंशियल बताऊं कि वो 8 वोल्टेज है, तो फिर आपको तीनों को बोल के बताऊं कि मैं जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन सा हो जाएगा, तो आप किसका नाम लोगे? यहाँ पे जिंक है, ए है, और एक तीसरा मैंने और ले लिया डी नाम से, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 8 वोल्टेज है। अब मेरे को तीनों को बताओ, तीनों में से सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा? हाँ, 8 वोल्टेज वाला, क्योंकि उसका वोल्टेज ज्यादा है, वो हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो पोटेंशियल हमको ये इंफॉर्मेशन देना है कि ये जो एलिमेंट है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी हमारे पास में एक दूसरा एलिमेंट लिया गया है, एग्जांपल बी प्लस प्लस इलेक्ट्रोड, ये भी बी नाम का है और इसका पोटेंशियल कितना है 5 वोल्टेज और कंडीशन वही स्टैंडर्ड है, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी की, टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड। वी कैन इजीली से दैट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बी हैज वेरी लो टेंडेंसी। ए और बी की कंपेयर करोगे तो बी में 5 है और ए में कितना था 6, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, कम है to give up electrons and the reaction do not get oxidized because the electrode potential is very low। यहां पे 5 का चलो, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है वहां पे हमने देखा ए का 6 वोल्टेज आया था, बी का 5 आया था। 6 हमारे लिए ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, बी उतना नहीं इफेक्टिव है, बी का कम है टेंडेंसी, ठीक है। Now we can say that this reaction has a very high tendency to reduce and accept the electron to give up the solid metals because it has a very high reduction potential। लेकिन ये उसका उल्टा काम कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन रिडक्शन की कंपेयर करोगे तो रिडक्शन करते ही ये पहले रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल लो है, तो ये रिडक्शन में आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई लाइन में खड़ा है तो लाइन पलट, तो जो लास्ट वाला वो फर्स्ट वाला हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसी तरह से जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो लाइन सीधी है, जो पहले वाला है वो पहले वाला है, सेकंड वाला सेकंड वाला, लेकिन अब बात उलट गई कि लाइट पलट जाओ तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। उसी तरीके से व्यवहार होगा। अब ये रिडक्शन के केस में ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। सेल पोटेंशियल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल देखना है, ठीक है। सेल पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड आप लिख सकते हो, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल। ई सेल अपन किसको बोलते हैं, दो हाफ सेलों के बीच का डिफरेंस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि मेरे पास में ई सेल है, तो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड मेरे पास 4 है और एनोड मेरे पास 2 है, तो मेरा सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है 2 वोल्ट, समझ रहे हो। तो मेरे पास में ये कैथोड ये एनोड, इसका एक पोटेंशियल था, ये कैथोड इसका 4 इसका 2 और इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरे पास 4 मैंने 2, तो ये हाफ दोनों को मिला दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस फार्मूले के ऊपर अभी क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। ये फार्मूला सही से सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखो केस 1, ठीक है। हमारे पास में 2 केस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ में। लेट अस टेक 2 इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी दैट हैज डिप्ड इन देयर रेस्पेक्टिव साल्ट सॉल्यूशन। 2 इलेक्ट्रोड है, अलग अलग सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन मतलब क्या है, जिंक को ZnSO4 में डालना है, कॉपर को कॉपर SO4,
in the left and right beaker, and both the electrodes either release electron or undergoes oxidation. Thus the oxidation potential for both the electrodes are given as follow. दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दे रखा है और दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही कंसीडर कर रहे हैं हम. तो द सेल इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर एंड साल्ट ब्रिज. ये मेटल वायर हो गया, ये साल्ट ब्रिज हो गया. ये हमारे पास में ए इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास में बी इलेक्ट्रोड है. ठीक है, बी रहेगा बी प्लस के साथ में, ए रहेगा ए प्लस आयन के साथ में. बोथ द इलेक्ट्रोड्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. ए से ए प्लस में जा रहा है, उसी समय पे बी किस में जा रहा है, बी प्लस में जा रहा है. मतलब दोनों का ये सेल, अभी आप सोच रहे हो कि सर ये सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है. और हमने अभी तक आपने जो जानकारी दी उसमें ये था कि एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है. अभी इस चीज को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अभी दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, ए प्लस में जा रहा है, बी बी प्लस में जा रहा है. हो पाएगा नहीं हो पाएगा आगे जानकारी मिलेगी आपको. ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. अगर चार्ज में जाना है, इसको ए से ए प्लस में जाना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और दोनों जगह प्रोसीजर क्या, ऑक्सीडेशन है. ठीक है, both the electrodes tend to lose electron, but the flow of electron depends upon the nature of the electrode potential. In both cases the reaction has a positive electrode potential value. अब दोनों का पोटेंशियल देखना पड़ेगा. ठीक है, since B has higher oxidation potential, B का कौन सा है, हायर है, और therefore it has higher tendency to lose electron, its electron as compared to A. अब ये बता रहा है कि इसका और इसका दोनों का कंपेयर करोगे तो इसका पोटेंशियल 6 है और इसका 5 है, तो सीधी सी बात है ये पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ये चलो, तो हमने देखा बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है, तो सीधी सी बात है बी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ए इजीली लूज नहीं करेगा. तो इट लेस देन बी एंड द रिडक्शन ऑफ इनिशियल ए के 0. From the electron potential higher oxidation potential towards the electrode with the lesser oxidation potential. Hence the electron flows take place from the right to left beakers, and in this process the left beaker is the cathode half cell and the right beaker is the anode half cell. ठीक है, by convention anode oxidation half cell is placed on the left and the cathode reduction half cell is placed on the right. अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा देगा, बी वाला. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. तो ये तो हमारा क्या हो गया, एनोड. बी हमारा हो गया एनोड और ए हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड. ये लेफ्ट है, ये राइट है. The electron flows take place the right to left beaker. अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, सही बात है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं. The left beaker is the cathode. ये कैथोड है, सही बात है, कैथोड है, ये एनोड है. And the right beaker is the anode half cell. ये राइट बीकर है, एनोड है, सही बात है. By convention anode oxidation, एनोड हमेशा क्या देता है, ऑक्सीडेशन. Placed in the left, and by convention